नमस्कार। धीरेन्द्र पुंडी न्यूज पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरे साथ हैं ओंकार सर, सीनियर जर्नलिस्ट, आप सब लोग जानते हैं। तो उनसे आज ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर बंगाल में चल क्या रहा है, क्योंकि एसआईआर सब जगह हुआ है। चुनाव पिछली बार भी हुआ और बड़े ताकत के साथ ममता बनर्जी जीती भी थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अब वो बिल्कुल ही एसआईआर को लेकर इतनी असहज हो गई की रैली की। पहले तो उन्होंने ये आरोप लगाया कि साहब आत्महत्या कर रहे हैं और इन सबको लेके अब उन्होंने कहा है कि मतदाता सूची से नाम हटने पर केंद्र सरकार गिर जाएगी। वो हालत ये थी कि वो पूरे देश को हिला दूंगी, इस तरह से उन्होंने खुली चेतावनी दी है। ये सर है क्या, ऐसा क्या है? मतलब एसआईआर तो अभी तक वो सुप्रीम कोर्ट भी जाते हैं और चुनाव आयोग को वो जो चाहे कहें, लेकिन कोर्ट पर, सुप्रीम कोर्ट पर तो उनको यकीन होगा, या उस पर भी नहीं है। क्या वजह है इतना ज्यादा एग्रेसिव होने की, उत्तेजित होने की? सभी को नमस्कार। धीरेन्द्र जी, आपको भी नमस्कार। देखिए, बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट तो इसको संवैधानिक प्रक्रिया बता चुका है। पहले भी याचिकाएं थी और महुआ मोइत्रा की भी, जो इनकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनकी भी याचिका थी, वो सब खारिज की जा चुकी। और जो आपत्तियां इन्होंने की थी एसआईआर को लेकर के, तौर तरीकों को लेकर के, प्रक्रिया को लेकर के, प्रणाली को लेकर के, उन सबको सुप्रीम कोर्ट ने दुरुस्त पाया और ये कहा कि इसको नहीं रोका जाएगा। ये चुनाव आयोग का हक है कि वो मतदाता सूचियों को परिष्कृत करे, यानी अयोग्य नाम अगर उसमें हैं तो उनको हटाए, योग्य अगर जुड़ने हैं तो उनको मतदाता सूची में जोड़े। इसमें किसी को भी क्या आपत्ति होनी चाहिए, या आपत्ति क्यों हो रही है? हमने बिहार के समय भी देखा है। बिहार में जब एसआईआर हो रहा था, उस समय राहुल गांधी से लेकर के तेजस्वी और तमाम दूसरे विपक्षी नेता इस पर आपत्ति कर रहे थे, छाती पीट रहे थे। और अब बिहार का नतीजा आने के बाद ममता बनर्जी की बेचैनी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है, पीड़ा कुछ ज्यादा बढ़ गई है। और ऊपर से जिस तरह से भगदड़ मची है पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश जाने वालों की, नाव पर सवार होकर के किसी भी तरीके से सिर पर पैर रख करके दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, पश्चिम बंगाल छोड़ करके अपने वतन वापस लौट रहे हैं। इनको लग रहा है कि बहुत बड़ा खेल जो ये करती रही हैं अब वो समाप्ति की तरफ है। क्योंकि ये आरोप तो लगते रहे हैं धीरेन्द्र जी कि कई राजनीतिक दल घुसपैठियों और ऐसे लोगों के जरिए जो अब इस दुनिया में नहीं है उनके नाम पर वोट करते थे, जो राज्य छोड़ चुके या अपना मूल स्थान छोड़ करके दूसरी जगहों पर जा चुके उनके नाम पर भी वोट डालते थे। तो वो खेल लगभग समाप्त हो चुका है और समाप्त हो रहा है। दूसरी बात ये है कि जो इन्होंने कहा है, जो भाषण दिया है, उसके पॉइंट्स पर आएंगे, लेकिन कितने राज्यों में इस समय एसआईआर चल रहा है? कुल मिलाकर के 12 राज्यों में। तो परेशानी केवल ममता बनर्जी को क्यों हो रही है, या कांग्रेस पार्टी को क्यों हो रही है? कांग्रेस पार्टी ने कहा कि साहब हम 14 दिसंबर को एसआईआर के विरोध में रामलीला मैदान में रैली करेंगे। तो सवाल ये है कि अंडमान निकोबार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इनमें भी तो हो रहा है। केवल तमिलनाडु से जो एक्टर विजय हैं वो गए हैं सुप्रीम कोर्ट, और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी स्यापा कर रही हैं। ये 2 जगह इतना शोर क्यों है और कांग्रेस पार्टी को क्या परेशानी है? तो ये जवाब इनसे लिया जाना चाहिए। और बजाय इसके कि आप धमकियां दें कि पूरे भारत को हिला दूंगी और बीजेपी को मिट्टी में मिला दूंगी, पता नहीं क्या क्या बयान दिए हैं उन्होंने, तो ये बयान देने के बजाय आप, जैसे एक्टर विजय गए हैं तमिलनाडु से
ऐसे ही आप भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाओ फिर से। हालांकि सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या व्यवस्था दे चुका है और क्या फैसला सुना चुका है। तो सिवाय फटकार के मुझे नहीं लगता कि इनको कोई रिलीफ मिलेगी। क्या सुप्रीम कोर्ट ये कहेगी चुनाव आयोग से कि जो अब इस दुनिया में नहीं है उनके नाम मत हटाओ? या ये कहेगी कि भाई जो लोग अपना घर छोड़ करके दूसरी जगहों पर जा चुके हैं आप उनके नाम मत काटो? क्या रिलीफ मिलेगी इनको सुप्रीम कोर्ट से? और सारा प्रावधान के तहत हो रहा है, और पहली बार नहीं हो रहा है इस देश में, 8 बार इससे पहले हो चुका है ऑलरेडी। ये 9वीं बार एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। अब आते हैं इनके भाषण के कुछ बिंदुओं पर। क्या कहा इन्होंने? इन्होंने कहा अगर एसआईआर का मकसद अवैध बांग्लादेशियों को हटाना है तो बीजेपी शासित राज्यों में एसआईआर क्यों कराया जा रहा है? क्या बीजेपी ये स्वीकार कर रही है कि उसके डबल इंजन वाले राज्यों में भी घुसपैठिए मौजूद हैं? अगर बांग्लादेशी समस्या है तो आप मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में एसआईआर क्यों चला रहे हैं? तो धीरेन जी ये कह रही हैं कि एसआईआर का मकसद अगर बांग्लादेशियों को, घुसपैठियों को यहां से हटाना है, नाम हटाना है, तो क्या वाकई एसआईआर का यही मतलब है जो ममता बनर्जी प्रचारित कर रही हैं? या एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही हैं कि बस बांग्लादेशियों को, घुसपैठियों को मतदाता सूची से हटाने के लिए एसआईआर कराया जा रहा है? इससे बड़ा झूठ, इससे बड़ा बड़ा गलत नैरेटिव कोई हो नहीं सकता जो मतदाताओं के बीच में ममता बनर्जी लेकर के जाना चाहती हैं। फिर ये कहती हैं कि एक बार एसआईआर के बाद आई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट सामने आ जाएगी तब लोग समझ जाएंगे कि चुनाव आयोग और बीजेपी ने कितना बड़ा विनाश किया है। मुझे बांग्लादेश एक देश के रूप में बहुत पसंद है क्योंकि हमारी भाषा एक जैसी है। मैं बीरभूम से हूं, लेकिन एक दिन वे मुझे बांग्लादेशी कह देंगे। अब मुझे ये बताइए कि बिहार में जो 69 लाख वोटर मतदाता सूची से बाहर हुए हैं, क्या वो सारे बांग्लादेशी थे? ये ममता बनर्जी एक खतरनाक नैरेटिव बनाने में क्यों लगी हुई हैं कि साहब बांग्लादेश बड़ा प्यारा देश है, बांग्लादेश के नागरिक बहुत ही अच्छे हैं, और उनको मतदाता सूची से क्यों हटाया जा रहा है? और ये अपने आप में एक अपराध भी है। एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर ये कहने की कोशिश कर रहा है कि बांग्लादेशी नागरिक अगर हिंदुस्तान में घुसपैठ करके यहाँ के मतदाता बन गए हैं तो उनके नाम नहीं हटाया जाना चाहिए क्योंकि बांग्लादेश बहुत प्यारा देश है और बांग्लादेशी उससे भी ज्यादा प्यारे नागरिक हैं। और एक दिन ये मुझे भी बांग्लादेशी बता देंगे क्योंकि हमारी जो भाषा है वो एक जैसी है। तीसरा पॉइंट ये कहती हैं प्रधानमंत्री मोदी को 2024 में इसी वोटर लिस्ट के आधार पर वोट मिले थे। अगर आपका नाम हटा दिया जाता है तो केंद्र सरकार को भी हटा दिया जाना चाहिए। इतनी जल्दी में एसआईआर क्यों चलाया जा रहा है? जब तक मैं यहां हूं मैं आपको बाहर नहीं निकालने दूंगी। यानी बांग्लादेशियों से कह रही हैं, क्योंकि पीड़ा इनकी बांग्लादेशी ही है कि वो छोड़ करके क्यों भाग रहे हैं। कोई भी आपको बाहर नहीं निकाल सकता। अब बताइए साहब, एक दौर वो था जब चरणजीत सिंह अटवाल चेयर पर थे लोकसभा में और ये घुसपैठियों के मुद्दे पर एक पूरा दस्तावेजों का पुलिंदा लेकर के उसको फाड़ करके और अटवाल साहब के ऊपर फेंक रही थी लोकसभा में कि ये जो वामपंथियों की सरकार चल रही है बुद्धदेव भट्टाचार्य की, ये पूरी तरीके से घुसपैठियों को प्रश्रय दे रही है, संरक्षण दे रही है, और इससे बंगाल का जो डेमोग्राफिक बैलेंस है वो पूरी तरह बिगड़ रहा है। इन घुसपैठियों को बाहर निकालने की व्यवस्था की जाए। आज खुद ममता बनर्जी क्या कर रही हैं? ये तो पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई हैं। फिर क्या कहती हैं? बड़े ध्यान से सुनने की जरूरत है। अगर एसआईआर 2-3 साल तक किया जाए तो हम इस प्रक्रिया को हर संभव
संसाधन के साथ समर्थन देंगे। बिहार चुनाव परिणाम एसआईआर का ही असर था और विपक्ष बीजेपी की रणनीति को वहां समझ ही नहीं पाया। यानी ये चाहती हैं कि अगले साल जो विधानसभा चुनाव पश्चिम बंगाल में होने जा रहे हैं वो इसी मतदाता सूची के साथ हों जो पूरी तरीके से अशुद्धियों से भरी हुई है, जिसमें बांग्लादेशी भी, घुसपैठी, रोहिंग्या भी और दूसरे लोग भी जिनके नाम हैं। वो चाहती है कि इनके नाम बिल्कुल ना हटाए जाएं और 2026 के विधानसभा चुनाव ऐसे ही होने चाहिए। आखिरी पॉइंट जो इन्होंने कहा, जो आपने भी उल्लेख किया, अगर बीजेपी बंगाल में मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश करेगी तो मैं पूरे भारत में उसकी नींव हिला दूंगी। भाजपा मुझे राजनीतिक रूप से न तो चुनौती दे सकती है और ना हरा सकती है। अब ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी का क्या लेना देना है एसआईआर की प्रक्रिया से। जहां भारतीय जनता पार्टी के रूल्ड स्टेट हैं, गुजरात है, उत्तर प्रदेश है, दूसरी जगहों पर भी, असम भी जिसमें विशेष प्रक्रिया चल रही है, हर जगह तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वहां तो कोई चिल्लपो नहीं कर रहा, वहां तो कोई परेशानी किसी को नहीं है। वहां भी जो अयोग्य हैं उनके नाम हटाए जा रहे हैं, जिनके नाम अभी तक नहीं जुड़े हैं उनके नाम जोड़े जा रहे हैं। और एसआईआर का मतलब ये नहीं है कि केवल हटाया या बढ़ाया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है। अगर आपका एड्रेस गलत है, आपके नाम में कोई गलती है, आपको फोटो ताजा जुड़वाना है, आपको अपनी ईमेल अपडेट करनी है, आपको अपना फोन नंबर अपडेट करना है, वो सारी प्रक्रिया इस फॉर्म के जरिए चल रही है। तो सवाल सबसे बड़ा ये उठ रहा है कि ममता बनर्जी के पेट में क्यों दर्द हो रहा है जब बांग्लादेशी, अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या और दूसरे देशों के नागरिक सिर पर पैर रख करके भाग रहे हैं। दरअसल ममता बनर्जी का अगर हम लोग कल से देखें, वो अब हर रोज मरने वालों की संख्या बढ़ाती जा रही है। अब उन्होंने कह दिया एसआईआर की वजह से बंगाल में अब तक 35 मौतें हो गई है और उन्होंने कहा कि भाजपा जो है डुप्लीकेट वोटर बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रही है। चूंकि ममता बनर्जी दूसरी बार सड़क पर उतरी है, जो ठाकुर नगर है, जो मतुआ का गढ़ माना जाता है, अगर हम लोग उसको देखें, 3 किलोमीटर लंबे पैदल मार्च का उन्होंने नेतृत्व किया। अक्सर ममता बनर्जी सड़क पर उतरती हैं और वो मार्च करती हैं, ये उन्होंने पहले भी कहा। और चूंकि अब इसके लिए उन्होंने एक टीम भी बना दी है कि साहब, उसका जो अभिषेक बनर्जी ने कहा कि हमने एक टीम बना दी, अब दिल्ली में हल्ला बोल करेंगे। ये अजीब किस्म के आरोप हैं जो वो लगा रही हैं, क्योंकि अब उन्होंने कहा कि साहब वो दूसरे राज्यों में उनको बांग्लादेशियों को बसाया गया। ये सबसे बड़ी बात जो समझ में आ रही है, क्योंकि उनके विधायक ने कल भी एक ने कहा था, याद होगा आपको 2 दिन पहले, कि साहब वहां बॉर्डर पर जो बसे हुए इलाके हैं वहां जो हिंदू शरणार्थी हैं, वो जो बांग्लादेश में 28% से 8% रह गए हैं, तो वो जो बाकी लोग हैं वो यहाँ आए हुए हैं। आज जहां मतुआ समुदाय है, वो हिंदू समुदाय को, उसको एक डर क्रिएट करने की कोशिश की जा रही। वही सीए के समय लागू कर रहा, तब भी यही डर क्रिएट किया गया था कि आपकी नागरिकता चली जाएगी और तमाम हिंदू लोगों को वापस जाना पड़ेगा। यानी वो दो तरह से खेल रही हैं। एक तरफ तो वो मुस्लिम वोटर्स को अपने वो कर रही हैं, एड्रेस करने की कोशिश कर रही है, और दूसरा वो हिंदुओं के अंदर डर। क्या मतुआ समुदाय से बीजेपी जो 2019 में जीती थी, उससे एक बड़ी जीत मिली थी, तो क्या वो हिंदुओं को डरा के, यानी बीजेपी को, बीजेपी से ज्यादा चुनाव आयोग को, जिसको वो भाजपा आयोग कह रही हैं, उसका इस्तेमाल वो फिर वापस हिंदू वोटर्स को विड्रॉ अपने तरफ लाने के लिए कर रही हैं? क्योंकि पिछला चुनाव में भी उन्होंने लास्ट में यही खेल खेला था। अभी भी वो पहले बांग्ला भाषा का मुद्दा उठा चुकी, फिर बंगाली इमोशनल इशू उठा चुकी, और अब ये नया मुद्दा है। क्या आपको लगता है कि वो बार बार उस खतरनाक खेल को खेलती हैं जो वहां समुदायों के अंदर डर क्रिएट करे? खास तौर से मतुआ समुदाय को लेकर के ये ज्यादा एग्रेसिव हैं और आज इन्होंने मतुआ समुदाय को भड़काने की कोशिश की है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। उसको उनको वेपन के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही हैं, उनको ढाल के रूप में भी इस्तेमाल कर रही हैं और प्रहार के रूप में भी इस्तेमाल कर रही हैं। और मतुआ समुदाय ने 2019 के चुनाव में जो भूमिका निभाई थी,
उसका मान रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद उनके यहाँ का दौरा भी किया था और मतवा समुदाय की शायद एक देवी हैं, उन उस मंदिर में भी वो गए थे और उन्होंने केंद्र में प्रतिनिधित्व भी दिया था मतवा समुदाय को। तो ममता बनर्जी को लगता है कि एक बड़ा समुदाय है और कई सीटों पर, कई क्षेत्रों में उसका व्यापक असर है, राजनीतिक असर है। तो ममता बनर्जी का ये एक और खतरनाक खेल है कि एक तरफ तो आप जो बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिए हैं उनको लेकर के शोर मचाइए, दूसरी तरफ आप मतवा समुदाय को लेकर के गलतफहमी पैदा करिए। इन्होंने आज का बयान दिया है कि कल को जो है मतवा समुदाय को भी विदेशी घोषित करके और यहाँ से जाने के लिए कह दिया जाएगा। इससे ज्यादा गैर जिम्मेदाराना, इससे ज्यादा भड़काऊ बयान और कोई हो ही नहीं सकता है। और ये बहुत अच्छे तरीके से जानती हैं कि भारतीय जनता पार्टी की एक्चुअल में राजनीति का बेस क्या रहा है। तो ये जानबूझ करके इस तरह की चीजों पर उतर आई हैं और ये इससे ये भी लगता है कि बिहार के चुनाव नतीजे के बाद ममता बनर्जी अंदर से बहुत बुरी तरीके से हिली हुई हैं और जिस तरह अब विदेशी घुसपैठिए भाग रहे हैं बंगाल छोड़ करके, गिरफ्तारी और डिटेंशन सेंटर में या जेल में डाले जाने का भय जो उनके मन में बैठ गया है, उससे भी परेशान हैं। और बहुत बड़ी संख्या में, एक अनुमान ये बताया जा रहा है कि 1 से 1.5 करोड़ तक नाम पश्चिम बंगाल में जो अवैध हैं, फेक हैं, जो इस दुनिया में नहीं है या बंगाल छोड़ चुके हैं या 2 जगह नाम है या घुसपैठिए थे जिनके आपको आधार कार्ड और दूसरे पहचान पत्र तालाबों तक में मिल रहे हैं, ऐसे करीब 1 से 1.5 करोड़ लोग हो सकते हैं पश्चिम बंगाल में। और पिछली बार का जीत का अंतर क्या था दोनों पार्टियों के बीच में? 38 या 40 लाख के आसपास का था। 38 लाख। तो अगर ये, मैं कहता हूं 1.5 लाख भी नहीं, 1.5 करोड़ भी नहीं, अगर 70 लाख भी नाम हट गए या 80 लाख भी हट गए तो ममता बनर्जी बहुत अच्छे तरीके से जानती है कि नतीजा क्या होने वाला है विधानसभा चुनाव में, इसलिए वो आर पार की लड़ाई लड़ने के मोड़ में आ गई है। लेकिन मैं पहले भी कह चुका हूं, उस बात को फिर कहता हूं, ममता बनर्जी अपने हाथ से सत्ता नहीं जाने देगी। उनको ये पता है कि मेरी सीमा रेखा कहाँ है, यानी वर्जनाओं को जानती है और खतरे की लकीर को भी पहचानती हैं। उनको पता है कि जैसे ही सत्ता हाथ से निकलेगी, यानी अगर उन्होंने अराजकता पैदा करने की कोशिश की और जाने अनजाने वो उस दिशा में एक्चुअल में बढ़ गई हैं। ये दूसरा मार्च है जो वो लोगों को लेकर के सड़कों पर उतरी है और अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं कि हम दिल्ली में मोर्चा लगाएंगे और वहां ये करेंगे और वो करेंगे। और जो जबान इस्तेमाल कर रही है ममता बनर्जी, मैं अभी भी ये मान करके चल रहा हूं कि वो केवल अपने समर्थकों, अपने कार्यकर्ताओं, अपने नेताओं को हौसला देने के लिए या उनका मनोबल ना गिरे और हिम्मत बनी रहे, इसके लिए ही बयान दे रही होंगी। लेकिन जिस तरीके से वो कह रही है कि भारत को हिला दूंगी, बीजेपी को मिट्टी में मिला दूंगी और मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, तो मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश से क्या मतलब है ममता बनर्जी? खुल करके बताओ ना कि आपको ये नुकसान दिखाई दे रहा है कि अगर रोहिंग्या और बांग्लादेशी भाग रहे हैं या फेक वोटर अगर मतदाता सूची से हटाए जा रहे, पहले भी इन्होंने कहा था कि जान दे दूंगी, अभी भी तमाम तरह की बातें कर रही हैं, धमकाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन क्या इन चीजों का कोई असर पड़ेगा क्या एसआईआर की मुहिम पर? इन्होंने अभी एक चिट्ठी लिखी थी मुख्य चुनाव आयुक्त को, उसमें इन्होंने कहा था कि जो डाटा तैयार करने वाले जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, या जो एक दूसरी टीम होती है, उसमें आउटसोर्स क्यों किए जा रहे हैं कर्मचारी, जबकि जिला के लेवल पर ऑलरेडी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं,
उन्हीं से ये काम क्यों नहीं कराया जा रहा है। तो जानकारी ये मिल रही है कि बीएलओज को वहां धमकाया जा रहा है, तरह तरीके से उत्पीड़ित किया जा रहा है, उनको बहुत सारे एक्सेस नहीं दिए जा रहे, वो डाटा जो है कंप्यूटर में फीड नहीं कर पा रहे हैं, और ये खतरा भांप रहा है चुनाव आयोग। और उसने आउटसोर्स करके अधिकारियों को, कर्मचारियों को और ये निर्देश दे दिए हैं कि आप हायर करके और ये काम जल्दी से जल्दी पूरा करें। मतलब टाइम फ्रेम है, उसमें आप करें। 7 फरवरी तक ये सारा कंप्लीट करना है इन 12 राज्यों में। 7 फरवरी को अंतिम सूची प्रकाशित की जाएगी, मतदाता सूची। तो ममता बनर्जी हर संभव ये प्रयास कर रही है कि ये पकड़ में भी ना आए, मुद्दे भी उठाए, एक परसेप्शन भी बनाए, नैरेटिव भी बनाए, और विरोध करती हुई भी दिखाई दे, यानी विद्रोह करती हुई भी दिखाई दे, पर सरकार पर आंच ना आए। लेकिन अगर यही सूरत रही इनकी और यही इनका तौर तरीका और रवैया रहा तो कब तक बचेंगे? क्योंकि केंद्र सरकार तो मन बना करके बैठी हुई है इस बार। शुभेंदु अधिकारी से लेकर के तमाम लोगों ने कहा है कि अगर पश्चिम बंगाल में स्वतंत्र, पारदर्शी और तटस्थ तरीके से चुनाव कराने हैं तो ममता बनर्जी को विदा करना पड़ेगा, वहां राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ेगा। क्योंकि ममता बनर्जी जिस तरीके से शासन प्रशासन में बैठे हुए अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों को धमका सटका करके रखती है और उनके जरिए जो खेल करती है, लाख चुनाव आयोग तमाम तरह के प्रयास कर ले, अपने केंद्रीय बलों को भेज दे, लेकिन तंत्र किसका है वहां पर जो चुनाव की प्रक्रिया को पूर्ण कराता है? वो तो ममता बनर्जी का है। और उसका जिस तरीके से राजनीतिकरण कर दिया गया है, वो अपने आप में पश्चिम बंगाल में एक नए खतरे के रूप में उभर रहा है। तो आने वाले दिन धीरेन्द्र जी बहुत दिलचस्प होने वाले हैं। अच्छा, एक और सवाल मैं दरअसल जाना, ममता बनर्जी ने कहा कि मैं देश में हिला दूंगी, मिट्टी में मिला दूंगी। वो ना तो कांग्रेस के साथ हैं, ना वो गठबंधन के लिए कोई रैली संबोधित करने गई, ना उन्होंने कभी राहुल के साथ खड़े होकर कुछ इस तरह दिखाने की कोशिश की, हर बार उनको नीचा दिखाने की कोशिश की। ले देकर अगर उनका कोई भी माफ कीजिएगा, जो अगर कोई उनका एफिलिएशन आपको दिखता है, जिस तरह से एक सीट भी दी गई थी, आपको मालूम है अखिलेश ने उनको यहाँ, अखिलेश यादव ने अपने यहाँ यूपी में एक सीट उनको दी थी लड़ने के लिए। उस तरह से उनका एकमात्र अगर कोई रिश्ता दिखता है कहीं बाहर राजनीतिक हिस्सों में, तो वो अखिलेश यादव या उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश वो राज्य है जहां कभी भी किसी भी राज्य के आए हुए राजनेता का बहिष्कार मैंने नहीं देखा। लेकिन ममता बनर्जी ने जिस तरह की उत्तर प्रदेश में टिप्पणियां की थी पिछले चुनाव में, भगवान राम के लिए लेकर जिस तरह से वो सड़क पर उतरकर प्रदर्शनकारियों से, नारे लगाने वालों से उलझने लगी थी सड़क पर, जैसे कोई ऐसे सड़क पे जाके झगड़ने लगा, उस तरह से पहली बार मैंने देखा था जब वो बनारस आ रही थी तो लोगों ने काले झंडे दिखाने, मतलब इस तरह का कभी उत्तर प्रदेश में नहीं दिखाई। तो ये धमकी किसकी ताकत पर दे रही है? जबकि वामपंथी उनको बर्दाश्त नहीं करते, उनके खिलाफ है, तो उनके पास कोई अपोजिशन नहीं। तेजस्वी के चुनाव तक में उन्होंने कोई रैली नहीं की, किसी तरह का मदद कम से कम ओपनली तो नहीं दिखाई दी, मुझे तो नहीं दिखाई दिया। अगर आपने कहीं से उसके बारे में सुना हो तो टीएमसी का जो अभिषेक बनर्जी हो या तमाम लोगों, हालांकि हो सकता है इसके बावजूद विपक्ष उनको मदद करने लगे क्योंकि वो तो मोदी के खिलाफ खड़े होने के लिए कुछ भी चाहेगा, लेकिन आपको लगता है कि उनकी इस धमकी में कोई जरा सा भी दम है? देखिए, 3-4 बातें हैं। एक तो ममता बनर्जी इंडी गठबंधन का नेतृत्व अपने हाथ में लेना चाहती थी। कीर्ति आजाद के जरिए उन्होंने एक बयान दिलवाया था कि अगर कांग्रेस इंडी गठबंधन को नहीं चला पा रही है, मैनेज नहीं कर पा रही है, मीटिंग नहीं बुला रही है, जो गठबंधन सहयोगी हैं उनसे कोई संवाद और समन्वय नहीं कर पा रही है, तो ममता बनर्जी कलकत्ता में बैठी हुई ये काम कर सकती है। उसका समर्थन भी मिल गया था, राम गोपाल यादव ने भी समर्थन कर दिया था, शरद पवार ने भी कर दिया था, उद्धव ठाकरे ने भी कर दिया था। शायद अरविंद केजरीवाल तब तक गठबंधन से बाहर निकल चुके थे तो उनके बयान का कोई मतलब नहीं था, लेकिन संजय सिंह का भी बयान उस समय आया था कि ममता बनर्जी एक उपयुक्त चेहरा हो सकती है। अखिलेश यादव का भी बाद में बयान आया था।
लेकिन वो चीजें जो है वो ठंडी पड़ गई, क्योंकि सामने शायद बजट सत्र था, और बजट सत्र में फ्लोर मैनेजमेंट के नाम पर जो इंडिया अलायंस और जो पुराना आपका यूपीए था, उस सब के घटक दलों को बुला करके मल्लिकार्जुन खड़गे ने मीटिंग की थी। राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी थे वहां पर। उसके बाद फिर राहुल गांधी का जो नया गृह प्रवेश हो रहा था, उसमें डिनर विनर आयोजित किया गया था। उसमें ममता बनर्जी तो बहुत समय से इनकी मीटिंगों में नहीं आ रही है, लेकिन अपने किसी प्रतिनिधि को कभी भेज देती है, कभी नहीं भेजती है। तो जो रवैया ममता बनर्जी का है कुल मिलाकर के वो ये है कि वो शरद पवार और कुछ दूसरे घटक दलों के नेता वो राहुल गांधी की लीडरशिप को तो मानने को तैयार ही नहीं है। सोनिया गांधी जब मोर्चा संभाले हुए थी, कांग्रेस की कार्यकारी या अंतरिम अध्यक्ष थी, तब तक भी ममता बनर्जी एक दो मीटिंग्स में शामिल हुई हैं। यानी वो सोनिया गांधी को एक्सेप्ट करने को तैयार हैं, लेकिन राहुल गांधी को नहीं। कई लोग हैं, शरद पवार से लेकर के उद्धव ठाकरे, अरविंद केजरीवाल, यहां तक के अखिलेश यादव भी राहुल गांधी का खुल करके नेतृत्व स्वीकार करने को तैयार नहीं है। तो जो ये दुकान चला रहे हैं और दुकान सजा रहे हैं 14 दिसंबर को रामलीला मैदान में रैली करके, उसी तरह का की पेशबंदी ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में बार बार ये मार्च निकाल करके और उत्तेजक बयानबाजी करके और भारत को हिला दूंगी, बीजेपी को मिट्टी में मिला दूंगी, इस तरह की एक पोजीशनिंग जो है वो ले रही है, पोस्चरिंग कर रही है। पर मुझे लगता नहीं है, अभी भी भरोसा सा नहीं हो रहा है कि ममता बनर्जी इसके आगे कुछ करने के बारे में सोचेगी, या वो उतनी कुव्वत भी रखती है। यानी पश्चिम बंगाल के बाहर कहीं वो पैर रखने की जगह भी ढूंढ पाएगी किसी स्टेट में या दिल्ली में, मुझे लगता नहीं है। एक आध बार उन्होंने प्रयास किए थे दिल्ली में शक्ति प्रदर्शन करने के, लेकिन पूरी तरह फ्लॉप रहा था मामला। वो कहीं जी वो अपनी हैसियत भी जानती हैं, अपनी ताकत भी जानती हैं कि कहाँ तक है। इसलिए आप बयानबाजी चाहे जो करिए, और जब करने की बात आएगी, मुझे नहीं लगता धीरेन जी कि कोई भी इंडी अलायंस का घटक दल या उनके सहयोगी उनके साथ खड़े हुए दिखाई भी देंगे। एक आखिरी सवाल है कि क्या आपको लगता है कि वाकई ममता बनर्जी को हार का डर है, बीजेपी वहां जीत की उम्मीद रख सकती है ऐसा? देखिए, उनको हार का पक्का डर है, इसीलिए वो इतना ज्यादा परिश्रम कर रही हैं बयान देने और सड़कों पर मार्च करने के मामले में भी, और दूसरे जो मामले हैं उसको लेकर के भी। उनको लग रहा है कि मोदी की जो इस समय आंधी, बल्कि मैं कहूंगा कि सुनामी चल रही है, लोकसभा चुनाव में झटका लगा है भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए को, उससे वो अब तक उबर चुके हैं। 6 में से 4 राज्यों में उनके, 3 में उनके अपने मुख्यमंत्री और एक बार एनडीए का मुख्यमंत्री ऑलरेडी बन चुका है। तो ममता बनर्जी को पता है कि 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी का वो सामना कर रही हैं, एसआईआर चल रहा है, लोगों में भगदड़ मच चुकी है। तो इस बार सत्ता को बचाए रखना उनके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं है। जी धन्यवाद ओंकार सर, आप जुड़े न्यूज पॉइंट की तरफ से। आपको बहुत बहुत इस बात के लिए आभार, और तमाम दर्शकों से अनुरोध है कि वो सब लोग ओंकार सर के चैनल पे हैं ही, और जो नहीं है वो जाएं ओशियन नेटवर्क पर और उसको ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और साथ ही न्यूज पॉइंट के इस वीडियो को भी अगर अच्छा लगता है तो आप शेयर कीजिए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, और जिनको सपोर्ट करना है वो कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होती है। नमस्कार। नमस्कार।